नहीं हुआ है, जिनका भी क्लास ज्योग्राफी का शुरू से नहीं हुआ है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में टोटली वीडियो ये वाला छोड़ दिए हैं क्या, और प्लेलिस्ट में ये 4th वीडियो भी है। आज हम लोग करेंगे 2nd चैप्टर का 5th नंबर वीडियो, क्योंकि हम लोग बहुत सारा इसमें से सवाल सॉल्व कर लिए थे। इसका सवाल भी न्यूमेरिकल्स कराए थे क्या? अरे इसमें जो जनवरी फरवरी में होने वाला जो था टेम्परेचर बेल्ट, टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर बेल्ट के बारे में बता दिए थे। ये बादल के बारे में तो बताइए दिए थे, ये बादलों के बारे में, बादल कैसे बनते हैं संघनन क्रिया के द्वारा। और संघनन क्रिया किसमें होती है हम लोग को दिखाई देता है, संघनन क्रिया किसमें होती है। जैसे फ्रिज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ना, विकिरण और संवहन होता है। एक संचालन विधि होती है, एक संवहन विधि होती है और एक विकिरण विधि होती है। 3 को विधि नहीं बताए थे, तो विधियों के द्वारा हम लोग का ये बनता है। आज देखिए ये बादल के बारे में आगे फिर देखेंगे हम लोग। एक बार इसमें देखिएगा पेज नंबर होगा, पेज नंबर आपका होगा 27, पेज नंबर देखिए 27 होगा, पेज नंबर देखो 27 होगा आपके पास। ललन टॉप नोट्स लिखना है पेज नंबर 27 में, ललन टॉप नोट्स लिखा दिए थे। हाँ यही वाला तो था, दाओ दिखाओ मेरे को। देखो इसमें हम लोग का ताप का मापन आपको बता दिए थे, ताप का मापन, औसत दैनिक तापांतर, ललन टॉप नोट्स पेज नंबर 27 का। इसमें हम आप लोग को बताए थे अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, महासागरीय धाराएं, ओशन करेंट, प्रचलित पवने, बादल, ढाल और मिट्टी की बनावट, है ना, यही था ना। संसार की ताप पेटियां, इसमें से हम लोग ये वाला मिट्टी की बनावट वगैरह पढ़ लिए थे, लिख के भी दिखा दिए थे, हो गया था ना ये वाला। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग, संसार की ताप पेटियां, यूनानी विद्वान जो संसार की ताप पेटियां है इसमें भी बता दिए थे ये वाला 3 प्रकार की ताप पेटियां पाई जाती हैं। अगर सब ट्रॉपिकल देख लिया तो 6 प्रकार के, और ऐसे देख लिया मेन तो 3 प्रकार के। एक वो सबसे गर्म, एगो थोड़ा गर्म और ठंडा, और एगो पूरा ही ठंडा। जो सबसे गर्म है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, और उसको क्या कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय, और इसको शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय। ये शीत कटिबंध है, नॉर्थ फ्रीजेड जोन, और ये वाला तुम्हारा पूरा नॉर्थ ट्रॉइड जोन है जो पूरा का पूरा क्या है गर्म है, ठीक है। ये वाला बता दिए थे, इसका हम लोग ये भी कर लिए थे, कहते हैं शॉर्ट में भी बता दिए थे। आगे देखो अभी देखते हैं उष्ण कटिबंधीय, टोरॉइड और ट्रॉपिकल जोन। आप लोग को किताब में दिया होगा 3 गो, सबसे पहले दिया होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आज यहीं से स्टार्ट करना है। चौथा नंबर वीडियो में हम टोटली बता दिए थे, आज पूरा यहां से स्टार्ट करना है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखा जाए बाबू सभी कोई रेडी है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए रेडी है? अरे सब कोई रेडी है कि नहीं, कुछ बोलबो नहीं करता है। चलिए सभी कोई रेडी है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पढ़ाई। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, देखो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23 डिग्री, ये देखो 23 2 1 लिख दिया है ना, इसको कितना मानेंगे 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2, यही ना मानेंगे, 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 डिग्री पर जो भी रेखा आती है या तो वो कर्क रेखा होगा या तो मकर रेखा होगा, क्योंकि मकर रेखा भी किस पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर। तो इस पे जो भी रेखाएं आती है, इन रेखाओं में क्या क्या होता है ध्यान से सुनो। कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का भाग होता है ये उष्ण कटिबंधीय। यहाँ वर्ष में कम से कम 2 दिन सूरज की किरणें लंबवत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह पृथ्वी का सबसे गर्म कटिबंध है। सबसे गर्म कटिबंध कौन सा होता है, 23 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक। देखो इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ध्यान से देखो भूमध्य रेखा। और ये वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। ये वाली रेखा कौन सी है, मकर रेखा। समझ में आ गया। सूरज की बस इतनी ही औकात है कि अपनी लंबवत किरणें कहां तक चला पाती है, या कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो साल भर में ये एक साल में कितनी बार चमकता है, 2 बार चमकता है। कहां पे, बीच में, यानी कि भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कह सकते हैं और भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो कौन सी रेखा आएगी, कर्क रेखा, और इसके नीचे मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, यही ना होगा बाबू, मकर रेखा। तो मकर रेखा से लेकर कहां तक जाती है, कर्क रेखा तक। दोनों के बीच में ही ये सूरज चक्कर लगाता रहता है, और यहाँ पर सूरज की किरणें कैसे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं।
लंबवत किरणों में बहुत ज्यादा तेज होता है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ता है। बताओ, सबसे ज्यादा गर्मी अगर पड़ेगा तो वहां पे बादल भी बहुत खतरनाक बनेंगे, वहां पे बरसात भी बहुत ही खतरनाक होगा। तो ब्राजील में बहुत खतरनाक बरसात होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ पर पूरे विश्व में चेरापूंजी मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी मानसीराम में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चेरापूंजी मानसीराम कहाँ पर है? मेघालय में है। कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे तापमान कितना हो जाता है? देखो, किसी भी महीने में औसत तापमान यहाँ पे 20 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम और दैनिक तापांतर अधिक होता है। वार्षिक तापांतर कम, वार्षिक तापांतर का मतलब है वर्ष भर में तापमान कम और ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन दैनिक तापांतर अधिक रहता है। हर रोज दैनिक तापांतर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। हर रोज, दैनिक का मतलब क्या होता है? रोज रोज। ताप का अंतर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है और अधिक बढ़ता चल जाता है। लेकिन वार्षिक तापांतर कैसा होता है? कम होता है। वर्ष भर में जो ताप का अंतर होता है वो कैसा होता है? कम। लेकिन दैनिक कैसा होता है? ज्यादा। ठीक है, अधिक रहेगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो बताइए, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? वार्षिक तापांतर बहुत ही कम होता है, लेकिन दैनिक तापांतर ज्यादा होता है। इसके साथ साथ कम से कम 2 दिन तक, 2 दिन सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। वर्ष भर में 2 बार सूरज की किरण यहाँ पर 2 बार चमकती है। कहां पर? भूमध्य रेखा में। जिसके वजह से कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक हमेशा क्या पड़ता है? गर्म रहता है। क्या ये क्षेत्र हमेशा गर्म है? क्षेत्र हमेशा गर्म। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण। अच्छा, इसको शीतोष्ण क्यों कह रहे हैं सर? इसको शीतोष्ण क्यों कह रहे हैं सर? ध्यान से देखो, यहां पर शीतोष्ण कहने का मतलब है कि आप भूमध्य रेखा से थोड़े दूर चले गए हो, कर्क रेखा से थोड़े दूर चले गए हो, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि आप पोल पे पहुंच गए हो। आप पृथ्वी के गोलार्ध में हो। क्या? पृथ्वी का आधा हिस्सा गोला, आधा गोला क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। समझ आ गया? नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न। देखो यहां पर ध्यान से मेरे तरफ देखना बाबू, यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये हो गया हम लोग का भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा से ऊपर यहां पर जाएंगे ना तो मिलेगा आपको नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल। लेकिन इससे लेकर इसके बीच में तो कोई ना कोई तो जगह यह है भाई, तो कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ गया? उत्तरी गोलार्ध। गोला का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। अच्छा, नीचे क्या है बताओ तो? मकर रेखा। लेकिन नीचे भी तो साउथ पोल है। साउथ पोल है कि नहीं? जहां पे पोलर बियर पाए जाते हैं। यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर तो ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है। दोनों के बीचवा में जो ये जगह है, वो जगह कौन सा है? हाँ हाँ, दक्षिणी गोलार्ध। गोला का आधा भाग गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध। आपको ये मैप समझ में आया? कहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा पड़ सकता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म? बताइए ना। आप अगर ये पृथ्वी का एगो छोटा सा गोला अपने कॉपी में बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ऊपर वाले साइड में क्या मिलता है? ठंडा मिलता है। यहाँ पे भी क्या मिलता है? बस सूरज की किरणें यहाँ पर लंबवत नहीं चमक के कैसे पड़ती हैं? तिरछी। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर हमेशा 6 महीने दिन तो 6 महीने रात। इधर पे 6 महीना दिन होगा तो इधर पे क्या होगा? रात। इधर पे 6 महीना रात होगा, इधर दिन होगा तो इधर पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से काम करता है। ये वाला जो जगह है ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। यही वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कहलाता है। शीत प्लस उष्ण क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। समझ में आया? अच्छा, 11 क्लास में जाओगे ना आपको शीत शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। हाँ, शीत शीतोष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध के भी बेल्ट मिलेंगे। क्या है? सम शीतोष्ण कटिबंध ऐसे मिलेगा। सम उष्ण कटिबंध के सम उष्ण कटिबंध के पेटियां ऐसे मिलेंगी। पेटियां नहीं, पेटियां ऐसे मिलेंगी। समझ में आ रहा है? 11 क्लास में है, 11 क्लास में बताएंगे, अभी कहाँ बताते? फीस कब देगा रे तुम तो? अब ये सब बता देंगे तो पैसा लेके भाग जाएगा। ध्यान से सुनो। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है ये टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन में क्या होता है? ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के अक्षांशों के बीच होता है। मतलब कि 23.5 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री के पास आप पहुंच जाएंगे, जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। साउथ में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ तापक्रम की अवस्था कैसे होती है? मध्यम रहती है। यहाँ वर्ष के 8 महीने, देखो क्या था,
में क्या था, 12 के 12 महीने हमेशा गर्मी पड़ते रहता होता था ना। वार्षिक तापांतर कुछ कम ज्यादा होता था, लेकिन दैनिक तापांतर हमेशा अधिक रहता था, होता था। लेकिन इसमें देखो, यहाँ वर्ष के 8 महीने तक तापमान सॉरी यहाँ पर तापमान कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, कम रहता है। और विभाजन के समय देखो, इसमें दो भागों में बांटा गया है। कर्क रेखा व मकर रेखा के पास वाला भाग उष्ण शीतोष्ण कहलाता है, और दूर वाला भाग क्या कहता है, शीत शीतोष्ण। अभी बताए थे शीत शीतोष्ण और उष्ण शीतोष्ण, समझ में आया। कहां पर, कर्क रेखा से मकर रेखा वाले के पास वाले भाग का हिस्सा क्या कहलाएगा, उष्ण शीतोष्ण, और दूर वाला हिस्सा शीत शीतोष्ण। शीत भी है और शीतोष्ण भी है, क्या है ना, खतरनाक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिक्कत आगे एगो लास्ट है, कौन सा, शीत कटिबंध। कौन सा, शीत कट, ये कहां पर चल जाता है, दोनों ध्रुवों पर चल जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और, समझ में आ गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, विस्तार होता है। दोनों ध्रुवों के समीप 66.5 डिग्री अक्षांशों के ध्रुवों के बीच होता है। यह विशेषता है कि सूर्य बहुत ही तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ कठोर शीत पड़ती है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती है। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी में उतार लो, मतलब एक नोट टाइप का, ठीक है, उतार लो। उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे 6 महीने दिन 6 महीने रात। आप लोग को प्रैक्टिकल को दिखाए थे ना, पृथ्वी को लेकर, ठीक है, आज फिर करा देते हैं, ताकि जो नए लोग आए हैं ताकि मेरे बारे में समझ जाए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो फटाफट, बहुत सारा रास्ता है, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सागरीय सागर तलीय तापक्रम की गणना, देखिए आप लोगों की किताब में दिया होगा, सागर तलीय तापक्रम की गणना दिया होगा, है ना, सागर तलीय दिया है। तो सागर तलीय कैसे होते हैं, सागर में कैसे होता है, पेज नंबर देखो 27 के बाद होगा, पेज नंबर 27 के बाद यह है सागर तलीय। सागर के तल के अंदर, सागर के तल के अंदर कैसे रहता है सागर तलीय, समताप रेखा। समान सागर तलीय तापक्रम की स्थानों को मिलने वाली कल्पित रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। समान सागर तलीय तापक्रम के स्थानों को मिलने वाली जो कल्पित रेखाएं होती हैं उसको हम लोग समताप रेखा कहते हैं। इन रेखाओं के खींचने के लिए पहले प्रत्येक स्थान की वास्तविक तापक्रम को समुद्र तल के तापक्रम के रूप में बदल लिया जाता है। तुम जानते हो कि 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है, कमी होती है कि बढ़ जाती है, कमी होती है। और अतः ऊंचाई के प्रभाव से दूर करने के लिए किसी स्थान की वास्तविक तापक्रम में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापक्रम को जोड़ा जाता है और सागर तलीय तापक्रम निकाला जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान का वास्तविक तापक्रम कितना हो, 12 डिग्री सेल्सियस हो, ऊंचाई कितना हो, 1650 मीटर हो, यानी कि वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, किससे गुणा किया गया, 165 मीटर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो 165 में कितना गुणा कर दे, 10 से गुणा कर दे, यानी कि वहां पे 10 डिग्री टेम्परेचर गिराना है तो 10 से गुणा कर देना होगा 165, समझ में रहा है। 165 में 10 से गुणा कर देना होगा तो कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। तो 1650 मीटर वहां से सागरीय तल का तापक्रम हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में 1650 डिवाइडेड बाई 165 इक्वल टू 12 प्लस 10 इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस सागरीय तापक्रम निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, किसी स्थान की वास्तविक तापक्रम में प्रति कितना हो, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, दर से तापक्रम को जोड़कर उस स्थान का सागरीय तापक्रम निकाला जाता है। उदाहरण के लिए किसी स्थान का वास्तविक तापक्रम कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस, और ऊंचाई कितना हो गया, 1650 मीटर हो गया, और सागर तलीय कितना हो जाएगा तब, 22 डिग्री। कैसे, तो 165 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो 12 डिग्री सेल्सियस तो रहा ही रहा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 12 10 कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस तुमको दे दिया रहेगा, और आप जानते हो कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर कम करना है, 10 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो कितना मीटर ऊंचा जाना होगा, 1650 मीटर ऊपर जाना होगा। अगर 20 डिग्री कम करना है तो कितना जाना पड़ेगा, तो 165 इंटू कितना कर दो 20 से, तो 1665 जोड़ देंगे तो कितना मीटर कम,
बहुत मीटर ऊपर हो जाएगा। अच्छा इसी तरह सोचो तो 8,000 किलोमीटर, 8,000 मीटर, 8,000 मीटर किसका है ऊंचाई लगभग? अरे लगभग 8,848 मीटर है ना ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट पे हमेशा बर्फ क्यों जमा रहता है? क्या कारण क्या है? बहुत ऊंचाई पर है और वहां पे टेम्परेचर कैसा हो जाता है? माइनस में हो जाता है, इसीलिए उसके ऊपर बर्फ के ऊपर सॉरी पहाड़ों के ऊपर हमेशा बर्फ जमा रहता है। ठीक है, आपको हम हिमनद में पढ़ाए थे, याद करिए, तर्क जब बताए थे तब। पहाड़ों की ऊंचाई क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, तो उस समय वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके वजह से वहां पे जो हवा चलती है वो ठंडी ठंडी चलती है और वो बर्फ को पिघला नहीं, इसलिए बर्फ पिघलता नहीं है और वहां पे हमेशा सफेद चादर एक दिखाई देता है पहाड़ों के ऊपर। ठीक है, आगे देखो, तापीय तापीय भूमध्य रेखा क्या होता है? तापीय भूमध्य रेखा देखो किताब में दिया होगा, तापीय भूमध्य रेखा क्या है सबकी किताब में? तापीय भूमध्य रेखा क्या होता है भाई? पृथ्वी का सबसे गर्म भाग भौगोलिक भूमध्य रेखा है, तो भौगोलिक भूमध्य रेखा है। पृथ्वी का सबसे गर्म जो जगह है वो कहां पर है? भौगोलिक भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा विश्व के सभी देशांतर रेखाओं के सबसे गर्म स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? तापीय भूमध्य रेखा। यह रेखा स्थिर नहीं रहती है, जून जुलाई में उत्तर की ओर और दिसंबर जनवरी में दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ये एक कल्पित रेखा है, माइंड के द्वारा बनाया गया। भौगोलिक भूमध्य रेखा एक सीधी सरल रेखा है, जबकि तापीय भूमध्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। भौगोलिक भूमध्य रेखा एक सीधी रेखा है, मतलब कि अगर आपका ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक भूमध्य रेखा अगर हम लोग टाने हुए कल्पित रेखा टाने हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है? भूमध्य रेखा एक सीधी रेखा है। लेकिन ये भूमध्य रेखा जो होती है, ये तापीय भूमध्य रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तापीय भूमध्य रेखा, ताप को मापने वाला भूमध्य रेखा। जैसे देखो यही तो है तापीय भूमध्य रेखा, क्या है देखो, विश्व के सभी देशांतर रेखाओं को, देशांतर मतलब ऊपर से नीचे हुए टाने हुए, क्या ऐसे, इसको क्या कहते हैं? देशांतर, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड। तो रेखाओं के सबसे गर्म स्थान को मिलाने वाली, अब सबसे गर्म स्थान तो केवल एक ही जगह पे तो होगा नहीं, कोई गर्म स्थान ऐसा होगा जहां पे जैसे ब्राजील वाला इलाका सबसे गर्म स्थान, उसके बाद सहारा वाला इलाका सबसे गर्म स्थान हो सकता है, हम लोग का श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान हो सकता है। अब अफ्रीका कहां, अब भारत कहां? तो इसको जब टानेंगे तो कैसा टनाएगा? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टनाएगा ना, टेढ़ा मेढ़ा टनाने की वजह से इसको तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा होती है, पृथ्वी के ऊपर जो कल्पित रेखा भूमध्य एकदम 0 डिग्री से 0 डिग्री पर जो टाना गया है, वो कैसी है? एकदम सीधी। ठीक है, लेकिन तापीय भूमध्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी। समझ में आ गया? तापीय भूमध्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, तापक्रम का लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सामान्य तापक्षय दर, समुद्र सतह से ऊंचाई पर जाने वाले तापक्रम कम हो जाते हैं, समुद्र सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो तापक्रम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रति 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री से कमी होती है। नेक्स्ट, तापक्रम की विलोमता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तापक्रम की विलोमता किसे कहते हैं? जब ऊंचाई पर जाने पर तापक्रम घटने के बजाय बढ़ने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तापक्रम की विलोमता कहते हैं। कि आप जानते हो कि ऊंचाई पे जाने पर क्या होती है? तापक्रम घट जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तापक्रम ऊपर ऊंचाई पे जाने पर और ज्यादा तापक्रम बढ़ता चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तापक्रम की विलोमता कहते हैं। यह आया था एग्जाम में। ठीक है, ऋणात्मक तापक्षय दर क्या होता है? नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं इसी को। जाड़े की लंबी और स्वच्छ रातों में पहाड़ की चोटी ठंडी हो जाती है, वहां की भारी और ठंडी वायु ढाल के सहारे नीचे घाटी में बह जाती है, इससे नीचे हवा क्या हो जाती है? ठंडी, और ऊपर की हवा क्या हो जाती है? गर्म। इसकी वजह से भी होता है, तापक्रम की विलोमता हो जाती है। दूसरा है व्यापारिक प्रभाव। इसी कारण ब्राजील में कहवा यानी कॉफी और कैलिफोर्निया में फलों के बागान घाटियों के बजाय ऊपरी ढालों पर लगाए जाते हैं, घाटियों के नीचे नहीं। तो देखो पहाड़ों के दो गो रास्ते, देखो पहाड़ों, ऐसे पहाड़ है ना, बचपन में याद है ऐसे बनाते थे तो पहाड़, इन पहाड़ों के बीच में ऐसे एगो सूरज उगा देते थे, है ना। लेकिन इन दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई घाट, कोई आदमी लोग बस गया, कोई गांव बस गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। जैसे जैसे वी आकार की घाटी है ना, वी आकार की घाटी। तो इन सब जगहों पर अगर क्या बस गया? गांव बस गया, तो क्या कहलाएगा? घाटी कहलाएगा। तो इस तरीके से देखो, जो ब्राजील में कहवा, वो घाटी में नहीं होकर कहाँ होता है? ऊपर में थोड़ा होता है।
और कैलिफोर्निया में फलों के बागान वो घाटी में नहीं होगा, कहाँ होता है, थोड़ा सा पहाड़ों पर होता है, जबकि पहाड़ों पर केवल चाय की खेती ही लगभग हो सकती है, ठीक है। लेकिन कॉफी वॉफी की खेती कहाँ होती है, जमीन पर होती है, नीचे होती है। लेकिन यहाँ पर कैसे होती है, पहाड़ों पर होती है, क्योंकि कॉफी को क्या चाहिए, ठंडा हवा नहीं, गर्म हवा। और यहाँ पे हवाएं कैसे चलती है, ऊपर की ओर गर्म हवा हो जाती है। आप जब ऊपर की ओर जाओगे तो हवा ठंडा नहीं, कैसा मिलेगा, गर्म हवा मिलेगा। घाटियों में कैसा हवा मिलेगा, ठंडा हवा, क्योंकि ये विलोमता है। यहाँ पर क्या है, विलोमता। स्विट्जरलैंड में होटल घाटियों के बजाय पहाड़ी ढालों पर क्या होते हैं, खोले जाते हैं। होटल कहाँ होते हैं, घाटियों के बजाय पहाड़ी ढालों पर खोले जाते हैं स्विट्जरलैंड में। इसीलिए स्विट्जरलैंड का पहाड़ जो होता है वो सबसे दिलकश पहाड़ी होती है। हिमालय के बाद अगर सबसे ज्यादा मतलब कि पूरी दुनिया पर अगर देख लो तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे दिलकश पहाड़ियां हैं, जो दिल को जीतने वाली पहाड़ियां हैं, वो कहाँ पे मिलती है, स्विट्जरलैंड में मिलती है। कहाँ मिलती है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे देखो। भूमंडलीय तापमान व वैश्विक तापवृद्धि क्या है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ाए हैं फिजिक्स। ग्लोबल वार्मिंग, इसका संबंध वायुमंडलीय तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि से है। जलवायु की पेटियों का स्थानांतरण कर ग्लेशियर का पिघलना, सागर तल में वृद्धि होना और अनेक प्रजातियों का विलुप्त होना का खतरा है, किसके वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत खतरनाक होता है, इसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। और ये किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या क्या प्रभाव देखे जाते हैं, जलवायु की पेटियों का स्थानांतरण होना, जलवायु की जो पेटियां हैं जैसे तापक्रम पेटी और एगो वायुदाब की पेटी, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर्स का पिघलना, सागर तल में वृद्धि होना, सी लेवल का ऊपर हो जाना, पानी बढ़ जाता है और अनेक प्रजातियों का विलुप्त हो जाना, ये खतरा है। सागरीय तापक्रम की गणना करना, कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो उससे पहले ये जान जाओ, वैश्विक ताप वृद्धि में ग्रीन हाउस गैस की भूमिका क्या होती है। शीत कटिबंध में निर्मित ऐसे कांच के घर जहां पे सूर्य की लघु तरंगे होती हैं, शॉर्ट वेव्स होते हैं, अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके लिए पौधे के लिए अपेक्षित तापक्रम माना जाता है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आप लोग को फिजिक्स में पढ़ा दिया, फिजिक्स क्लास जाके देख लें। सागरीय तापक्रम की गणना अगर करें तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अभी हम लोग बताए थे, जैसे ये वाला था 12 + 10 22 सेल्सियस, हो गया, इतना ही डॉक्यूमेंट, बस इतना ही। नहीं समझो, अब आगे समझो, आगे समझो बाबू। इसके बाद ग्रीन हाउस की भूमिका क्या होती है, जलवायु पेटियों का स्थानांतरण होना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि होना, हिम का पिघलना तथा सागर तल में वृद्धि होना, कृषि फसलों के उत्पादन का प्रभाव करना, कृषि पद्धति में बदलाव करना, ठीक है। एल नीनो तथा इसमें वैश्विक प्रभाव को डालना। एल नीनो पेरू के पश्चिमी तट के पास लगभग 180 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। एल नीनो एक गर्म धारा है, ला लीना एक ठंडी धारा है। ये पानी, हाँ पानी का एक ठंडी धारा है और गर्म धारा है, ठीक है, पानी का ठंडी धारा और गर्म धारा। तो एल नीनो और ला लीना, एल नीनो कैसा है, गर्म धारा है, और ला लीना कैसी धारा है, धारा। 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर चलती है। बोलिविया में तीव्र वर्षा के कारण भयानक बाढ़ वृद्धि हो जाती है और इसके कारण पेरू, कोलंबिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसून हवाओं को आगमन में विलंब होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वायु दाब की पेटियां। कौन सी पेटियां, वायु दाब की पेटी। आज देखना है कौन सा, वायु दाब की पेटी, वायु दाब की, हाँ ध्यान से समझो। पहले ये वाला वायु दाब की पेटियां पूरा बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को 14 बैरोमीटर, बैरोमीटर और बहुत सारे बैरोमीटर्स हैं, उस बैरोमीटर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, बैरोमीटर है, निर्दिष्ट हुआ एनोरॉइड बैरोमीटर है, ठीक है, बैरोमीटर के डिजिटल बैरोमीटर है, सब अलग अलग प्रकार के बैरोमीटर है, उसके बारे में आगे बता देंगे। पहले आप लोग समझ जाओ वायु दाब की पेटियां। पृथ्वी पर वायु दाब की पेटियां 7 प्रकार, फॉर ए रीजन। कितने प्रकार की, 7, 7 प्रकार की वायु दाब की पेटी। जहां पे वायु जैसे जैसे बहती है ना, वहां पे उसका उसका नाम दे दिया जाए। हम लोग इसको क्या कहते हैं, वायु दाब की पेटी कहते हैं। जैसे आप अभी पढ़े तापक्रम की पेटियां 3 प्रकार की थी, वैसे ही वायु दाब की पेटियां कितनी है, 7 प्रकार की हैं। पृथ्वी पर वायु दाब की पेटियां कितने प्रकार की, 7, थाला फॉर ए, यही रीजन है, 7 है सब जगह। 7 महादेश, 7 द्वीप, 7 नाम, 7 7 देश, 7 जगह, 7 महाराष्ट्र महादेश, सब कुछ क्या है, 7 है। ये इवन की सौर मंडल में ग्रहों की भी संख्या कितनी है, 7 है, 7 है, 8 है। ठीक है, यहां से जब तुम सौर मंडल को देखोगे तो कितने ग्रह दिखाई देंगे, 7 को ना दिखाई देगा प्लूटो नहीं है का, तो प्लूटो को तो निकाल दिया ग्रहों की श्रेणी से।
अब पृथ्वी पर तो हम लोग है ही, तो ऐसे सौर मंडल में कितने ग्रह घूम रहे हैं? 8 गो ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पर तो ऑलरेडी है हम, तो कितने हो गए, बच गए कितने, 7। ठीक है, साला बोरे ये तो MS धोनी तो महेंद्र सिंह धोनी तो खुद है, धोनी तो खुद है 5 अक्षर का है, धोनी तो खुद है 5 अक्षर का है। अरे MS धोनी नाम है ना? कितने हो गए, 7 अक्षर हो गए नामों में 7 अक्षर है, सोच रहे हो? एक एक इसका एक वो कार्टून है, कार्टून में देखना बहुत अच्छा बताता है इसके बारे में। ठीक है, MJO देखना है, MJO मेक जोक्स ऑफ, बहुत ही अच्छा बताता है वो, खतरनाक उसमें चिल्लाता है कि 7 महादेश 7 देश 7 ये, वो बताता है बढ़िया से, उसको बोलता है कि सब कुछ साथ है, सब कुछ साथ है, तो धोनी में तो खुद है 5 गो अक्षर है, तो बोलता है नहीं नहीं MS धोनी बोलो तब ना तुमको 7 को बुझाएगा, साला फॉर ए रीजन, नहीं से बताता है वो। MJO देखना, उसमें मस्त लगता है, वो बताता है बहुत अच्छा, जानकारी वाली चीज है वो, बताता है, अच्छा बताता है। हम भी बनाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, अभी दिखाएंगे इसमें ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो अच्छा है कि आप लोग देख लेना बाद में जाके, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो सुनो, वायु दाब की जो पेटियां होती है पृथ्वी पर हर एक जगह पर अलग अलग वायु दाब की पेटियां हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक पृथ्वी बनाते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, पृथ्वी अपनी, यह हो गया हम लोग का कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, तो कहते हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ये वाली जो रेखा है वो है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री पर है, ये भी 23.5 डिग्री। ध्यान से देखना बाबू, नहीं तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। एगो बाबा थे, तो बाबा थे, बाबा का नाम था कोरियोलिस, नाम क्या था, कोरियोलिस, EGD कोरियोलिस, क्या नाम था, EGD कोरियोलिस। ठीक है, EGD कोरियोलिस ये नाम था, GGD कोरियोलिस, कौन सा, GGD कोरियोलिस। कोरियोलिस बाबा ने कहा था कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है ना तो उसके कारण एक झटका महसूस होता है, क्या होती है, झटका। वो झटका जो महसूस होता है ना, तो उसके कारण हवाएं जो होती हैं, पृथ्वी तो अपना जगह पे घूम भी रहा है लेकिन उसके पीछे पीछे हवाएं भी घूम रही हैं। ठीक है, इसलिए हवा भी हम लोग को छोड़ के नहीं जाता है। आप अगर ऊपर चलते चले जाओगे तो हवा की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हवा का दबाव हमेशा बना रहे, हवा का दबाव बने रहने के कारण ही हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग यहाँ से उछल के ऊपर नहीं जा पाए। हवा फिर क्या कर देगी, दाब मार देगी। अगर आपको ये महसूस नहीं होता है तो आप प्लेटफॉर्म के सामने जाके ऐसे चुपचाप से खड़े रह जाइए, प्लेटफॉर्म के सामने। ठीक है, और हवा का दबाव होता है आपके पीछे हमेशा, सामने से भी रहता है, पीछे से भी रहता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। जब ट्रेन आपके पास से इधर से गुजरेगा ना, तो सामने की तो हवा लेके ट्रेन चला गया, तो ऐसे पीछे वाला जो हवा रहता है ना वो एकदम मार देगा जाते। ठीक है, और ट्रेन जब जाएगा उसी में मुंह तू खाते जाएगा, कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, वो चला जाएगा उस साइड, डायरेक्ट हावड़ा में मिलेगा। कहाँ हो, हवा का दबाव देखना चाहता था, हवा पीछे से क्या कर देगा, दाब मार देगा। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सामने का जो हवा था वो तो ट्रेन लेके चला गया। और देखते हो कभी कभी थ्रू ट्रेन जब गुजरता है तो बोलता है, अनाउंसमेंट करता है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरने वाली है, कृपया अपनी सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। होता है कि नहीं होता है होता है कि नहीं, क्यों ऐसा बोलता है, क्यों, ताकि आप सुरक्षित रहे अपने जगह से, मतलब कि जिस जगह से ट्रेन गुजरने वाली है वहां से हट जाइए, नहीं तो आपके बगल का जो हवा है ना वो भी लेके चला जाएगा। और जब देखना ट्रेन पास हो जाता है ना तो उसके पीछे पीछे एक हवा का झोंका आता है, होता है कि नहीं होता है, एक हवा का झोंका, कहाँ रे कहाँ चल दिया, ऐसा होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं, बोलता ही नहीं है ये, होता है ना। हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हवा से तेज ट्रेन कैसे निकल गया, ये हवा सोचने लगती है कि मेरे से तेज कैसे निकल गया वो लोग, एक काम करो पोकियाओ इसको, पीछा करो इसका। ठीक है, तो ट्रेन आगे चल देती है, वो तो ट्रू ट्रेन रहती है, और उसके पीछे पीछे हवा भी चल देता है। ठीक है, इसीलिए ना एक झोंका टाइप का लगता है, वाह कितना खतरनाक हवा मारा है, जाओ ले जाओ यहाँ से ले जाओ, लेके चला जाता है। होता है कि नहीं होता। अब कंडीशन है कि ये हवाओं का झोंका कभी कभी बहुत ही धीरे से लगता है, कभी कभी बहुत ही जोर से। ये सुरक्षित दूरी बरकरार रखने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपके सामने की जो हवा थी वो तो ट्रेन लेके चला गया, अब पीछे की जो हवा रहेगी वो सामने ढकेल देगी आपको, तो बोलता है कि भूत खींच लिया है, भूत नहीं खींचता है, वो हवा ढकेल देता है।
इधर से तो हवा लगा था, इधर से भी हवा लगा था, पीछे से भी हवा लगा, सामने से भी तो हवा लगना चाहिए, तब ना बॉडी बैलेंस है। लेकिन सामने से तो ट्रेन काट के लेके चला गया आपके हवाओं को। तब तीनों जगह से हवा जो लगेगा, पीछे से हवा क्या रहेगा, ज्यादा मार देगा, पछुआ हवा चलेगा, मार एकदम जाके गिरा देगा। ठीक है। इस कारण से कभी भी जो हवा होती है वो हवा हमेशा हम लोगों को एक कैप्चर करके रखी हुई, और हवा का दबाव इतना ज्यादा है ना बाबू, इतना ज्यादा है कि हृदय जो होता है ना हम लोग का, हवा के दबाव को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, बल किसी के ऊपर लगने नहीं देता है। लेकिन जिस दिन हृदय रुक गया, उस दिन देखना, उस दिन हवा का देखने लायक ही नहीं रहेंगे। तो छोड़ो उस दिन तो देखने ही लायक नहीं रहेंगे। हृदय अगर रुक गया तो उसके बाद लाश क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। बोल क्या कहते हैं, राम नाम सत्य। बोल बम थोड़ी करते ले जाएंगे यार, कैसा, ये गलती बात है, गलती बात। बोल बम नहीं करते हैं। ठीक है, कल तुमको लेके चलते हैं बोल बम, है ना। उसको लेके जाता है, लाश बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से हवा का क्या रहता है, दबाव रहता है बहुत ज्यादा। तो हवा के दबाव को कौन सा यंत्र मापता है, बैरोमीटर मापता है। क्या मापता है, बैरो। अच्छा, पृथ्वी के ऊपर एक बल लगता है, क्या कहते हैं उसको, कोरियोलिस बल। इसको सबसे पहले किसने देखा था, कोरियोलिस बाबा ने देखा था। किसने देखा था, कोरियोलिस बाबा ने देखा। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कोरियोलिस बाबा ने देखा था, कोरियोलिस। इसके बाद एक और बाबा आए, एक बाबा और आए, वो फेरल का नियम ले लिया अपना। का नियम दिया, फेरल का नियम। किसका नियम दिया बाबू, फेरल। फेरल बाबा आए, फेरल का नियम दिया अपना, फेरल्स लॉ। फेरल के नियम में बाबा कहें, देखिए वो जो जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो रेखा है, में जो हवाएं बहती हैं वो अपनी दाहिनी ओर बहती है। कैसे बहती हैं, राइट साइड बह जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर बहती हैं। बोला अजब बात करते हैं। बोला यही नहीं खत्म है, एक तो और है, हाई पावर से लो पावर की ओर चलती हैं। तारजाब बात करते हैं आप। ये कौन सा बात हुआ, सबसे पहले तो ये कोरियोलिस बाबा आए। कोरियोलिस बाबा बोले कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर जब चलती है, पृथ्वी अपने जगह पे जब घूम रही है ना शक्तिमान की तरह, तो ये अपना क्या लगा रही है, एक बल लगा रही है। तो क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। चलिए यहां तक तो समझ में आया। लेकिन ये क्या बात हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर, और भी हाई पावर से लो पावर की ओर चलेगा। ये कौन सा बात करते हैं, बोलो माही, ऐसा कोई बात होता है, नहीं ना। तो कहे ऐसा नियम दिए तुम ऐसा कोई नियम होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोला नहीं होना चाहिए। पढ़ने में मुश्किल होता है, लेकिन आप उनका जिंदा है तो को समझा के रहेगा। ये हमारी पृथ्वी, ये कौन हो, बोल बाबू, शिवम बाबू, सूतल बाबू, ये हमारी पृथ्वी है कि नहीं है, बताओ। पृथ्वी है, ध्रुवों पर क्या है, चिपटी है। ध्रुवों पर कैसे है बाबू, ध्रुवों पर चिपटा है। ये देखो, ये रही अपनी पृथ्वी। ठीक है, आप पृथ्वी, हम लोग की पृथ्वी। ध्यान से देखो बाबू, पृथ्वी पर बाबू बात नहीं, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी, परफेक्ट। 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो यह है 23.5 डिग्री पर, यह भी 23.5 डिग्री पर, तो हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, इससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला हम लोग का मिलेगा कौन सी डिग्री पर, 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री साउथ में। कितना डिग्री, 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री। ठीक है बाबू, किसी को तो दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, फोड़ा फुंसी चेचक खजुवट तो नहीं ना है। ये वाला देखो, ये वाला बताओ तो कौन सी रेखा हो गई, बोलता नहीं है। ये वाली सबसे ऊपर का ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय रेखा, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुवीय रेखा। समझ में आ गया, ये कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। कितना डिग्री,
हवाएं हमेशा कैसे चलती है? हाई पावर टू लो पावर। हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? हाई पावर टू उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार किस ओर मुड़ जाती हैं? दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किस ओर? आप लोग को एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, मेरे हाथ में जो पेन है ये हमेशा दायां है। जिस हाथ से आप खाते हो, कौन भाई हत्ती हाथ से खाता है तो उसका दाहिना नहीं है भाई। 90% लोग ऐसे हैं भारत में, किस हाथ से काम करते हैं? दाहिने हाथ से। तो ये इसलिए दाहिना हाथ ये वाला है, ये वाला। समझ में आ गया? चलो ये वाला समझी उजाला? कौन सा है दाहिना हाथ? ये वाला कि ये वाला? जिस हाथ में घड़ी है कि जिस हाथ में पेन है? बोलो जल्दी से। दाया कौन है? ये वाला है, जिस हाथ में कड़ा है ना? ये क्या है? दाहिना। ये क्या है? बायां। जिस हाथ में घड़ी है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही है, बनाने को आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? किसी को दिक्कत? केरल के नियम के अनुसार एक हवाओं का झुंड होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में वह अपनी दाहिनी ओर उड़ जाती है। क्या ये फेरल बाबा कहते हैं? दीपक बाबा का बात सुनिए। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, बस बात खत्म। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, बस बात खत्म। दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में बाबू? दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार हवाएं कैसे मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किस ओर? इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड। कौन सा साइड? लेफ्ट मेरा कौन है? जिस हाथ में घड़ी है। समझ में आ गया? लेफ्ट साइड। बताओ तुम लोग का लेफ्ट कौन सा है? लेफ्ट उठाओ तो देखिए हाथ कौन। कंफ्यूज है, देखिए भी कंफ्यूज है। अरे बाबू हम आखिया देख के पकड़ लेंगे तुम लोग को समझ। ये लेफ्टी है, लेकिन यही तुम्हारा क्या है? बायां है। यही तुम्हारा बायां है। दिखता भले ही उसी से है, लेकिन हो गया बाबू, रख दे। क्यों में आना चाहता है क्या? समझ में आ गया? बायां कौन सा तुम्हारा? हाँ हाँ, कौन सा बायां? बायां हाथ देख ले, देख पगला गई, देख ली? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बायां हाथ। कौन सा? बायां। पंजा पंजा दिखाओ। कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी, हाँ टीएमसीपी, 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 या चार। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ये सब कोई नहीं रे भाई। पढ़ाई करो, पढ़ाई ध्यान से देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो कितने आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं? 3 ठो। और नीचे जाएंगे तो दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? 3 गो नीचे, 3 गो ऊपर, कितने हो गए? 6 गो, और 1 गो बीच में, 7 गो। पृथ्वी पर वायु दाब की पेटियां कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? समझ में आ गया? आप हमको थोड़ा सा दिमाग से सोच, सब कोई दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग होगा तो लगाना, ध्यान से सोच बताओ कि जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, यानी कि भूमध्य रेखा पर, वहां पर हवा हाई पावर का होगा कि लो पावर का? हाँ, हाई पावर करे गधा लोग। हाँ, तो गर्म हवा तो ऊपर चल जाएगा तो कहां बचेगा रे हवा? तो तब तो आसपास की हवा तो आने में टाइम लगेगा ना, फिर तो गर्म करके ऊपर भेज देगा। पगला है का? भूमध्य रेखा पर, सुन गधा सुन, भूमध्य रेखा पर, सुनो ध्यान से, मध्य रेखा पर जब हवा चलेगी तो यहाँ की हवा मान लेते हैं ठंडी है, चलो ठीक है, लेकिन सूरज यहाँ पे गर्म भी तो कर रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ की हवा तो गर्म होकर ऊपर चल जा रही है बार बार, रह थोड़ी पा रही है, इसके तरह रह पा रहा है क्या यहाँ पर? तो तब तुम मतलब इसका मतलब बोलेगा इसको लो पावर, भाई ठंडी हवा को बोलेगा लो पावर? तो ठंडी हवा हमेशा कैसे होगी? भारी होगी। ठंडी हवा भारी, वो कैसी होगी? भारी हवा हाई पावर की होगी। कैसी होगी? समझ में आ गया?
तो ये हवा कैसी है, लो पावर की, कैसी है। इसके बाद में कैसा मिलेगा, हाई पावर। ऊपर भी हाई पावर, नीचे भी हाई पावर। ऊपर जब हाई पावर 23 डिग्री पर, यहाँ पे भी 23 डिग्री पर हाई पावर। इसके बाद यहाँ पर लो पावर, यहाँ पर हाई पावर, यहाँ पर भी लो पावर, यहाँ पर भी। समझ में आ गया। दो हाई पावरों के बीच में एक लो पावर है, देख लो नहीं तो। दो हाई पावर के बीच में एगो लो पावर, दो गो हाई पावर के बीच में एगो लो पावर, दो गो हाई पावर के बीच में एगो लो पावर। समझ में आ गया, समझ में आया। हाई पावर टू लो पावर, हवाएं कैसे बहरानी है, हाई पावर टू लो पावर, हाई पावर टू लो पावर। समझ में आ गया। ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरा बात ये भी याद रखना है, न्यूटन के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे बहने चाहिए, दाहिनी ओर बहने चाहिए। कैसे, ठीक है। हवा का दबाव किससे मापते हैं हम लोग, बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, बैरोमीटर। समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। क्या समझ में आ गया। दो लो पावर के बीच में एगो हाई पावर की, दो हाई पावर के बीच में एगो लो पावर, दो हाई पावर के बीच में एक लो पावर। सपने में भी अब आके हम आपको बता दे उल्टा, तो कभी भी उल्टा मत समझना, सपने में भी नहीं, ठीक है। आज जिंदगी में तो कभी नहीं, हमेशा हाई पावर के बीच में एगो लो पावर मिलेगा। बिकॉज लो पावर में जो हवाएं होती हैं वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो वहां पर उतना ज्यादा पावर नहीं रह पाता है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, लो पावर बेल्ट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। देखो लिखा है, लिखा है भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, नहीं लिखा है बाबू। पेज नंबर आपको हम बताए तो 33 नंबर पेज पे देखो, पेज नंबर 33 लिखा है बाबू। बीच वाले हिस्से में देखो 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस बोले 0 डिग्री पर भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी मिला। उसके बाद देखो, उसके बाद ऊपर में देखो, यहाँ पर तो क्या कहते हैं, शीतोष्ण उच्च दाब की पेटी। ये सब क्या है, उच्च दाब की पेटी, उच्च मतलब हाई पावर की। इसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, तो क्या कहेंगे, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। लो पावर है तो निम्न दाब, और हाई पावर है तो उच्च दाब। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, तो उच्च दाब। अच्छा ये बताओ तो, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, क्या, यहाँ पे भी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, यहाँ पर भी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ये भी तो ध्रुवी तो है, ये भी तो क्या है, हाई पावर की ही तो है। तो दो जगह पे दो गो उच्च दाब की पेटी, तो ये रहा ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखीय उच्च दाब की पेटी, मकर रेखीय उच्च दाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। बस इसी का नाम थोड़ा है कर्क रेखीय, और इसको कहते हैं मकर रेखीय। समझ में आ गया। बाकी इन दोनों का नाम क्या है, सेम सेम है, देख लो नहीं तो, ये देख लो, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, कर्क रेखीय उच्च दाब की पेटी, और मकर रेखीय निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, और ये वाला भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। ठीक है, फिर से और एक बार, फिर से समझ लिया जाए। देखो इसको, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, कर्क रेखीय उच्च दाब की पेटी, मकर रेखीय उच्च दाब की पेटी, और ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। क्या है, दो गो उच्च दाब की पेटी के बीच में एगो निम्न दाब की पेटी। हमेशा हवाएं हाई पावर टू लो पावर, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर। किस नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार। और इस पे कौन सा बल लगता है, कोरियोलिस बल लगता है, जिसके कारण एक झटका महसूस होता है। समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत। इतना रहने देते हैं।